हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट क्लास से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक और क्वेश्चन है हमारा चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से, जो कि यूनिट 4 में आता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर अ फर्म, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर में है मीनिंग वर्किंग कैपिटल। उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है वर्किंग कैपिटल रेफर टू द फंड रिक्वायर्ड इन द बिजनेस टू कैरी ऑन इट्स डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बोलता है कि एक कंपनी को, एक बिजनेस को अपने डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, मतलब पैसों की जरूरत होती है। अब उस पैसों के रिक्वायरमेंट को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए फंड रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, अदर डे टू डे एक्सपेंस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करना है, भाई वो परचेज ऑफ जो हमने रॉ मटेरियल करना है उसके लिए फंड लगेगा, ठीक है। वो फंड क्या हो जाएगा, वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। हमें पेमेंट करनी है वेजेस की, वो क्या है, वो हमें उसके लिए हमें फंड लगेगा। वो फंड क्या है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अब इतना ही नहीं कि अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस भी हो गए तो उसके लिए क्या होता है, हम फ्री में थोड़ी ना कर रहे हैं, उसके लिए हमें फंड लगता है। उस फंड की जो रिक्वायरमेंट है उसे बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये बोलता है वर्किंग कैपिटल does रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट लाइक इन्वेंटरी, सन्ड्री डेटर, कैश बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, लेस द क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम द credit supply sector. In short, we say that the working capital is excess of current asset and over current liability. हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लिबर्टी। हम ऐसे हमेशा लिखते रहते हैं ना कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट करंट लिबर्टी, मतलब जितने भी करंट एसेट उसमें से अगर हम करंट लिबर्टीज को कम कर दे उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये 3 लाइन्स में वही लिखा, बस उन्होंने लेंथ थोड़ी सी बढ़ाने के लिए उसको ऐसे लिखा। आप जाइए यहाँ पे फॉर्मूला बेसिस में भी लिख सकते हो कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लिबर्टी, भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब बोलता है कि टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या बोलता है कि बोलता है कि टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल 2 बेसिस पे कटा है। पहला तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। ऑन द कॉन्सेप्ट में भी 2 टाइप के कटे हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में भी 2 टाइप के हैं, फिक्स वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। डिटेल में क्या है, आगे देखो आगे क्या लिखा है। पहला क्या है हमारे पास है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ये बोलता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट। ये बोलता है जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है ना, वो किसको हम रेफर करते हैं, जितना भी टोटल अमाउंट, मतलब जितनी भी टोटल अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है किसमें, करंट एसेट में, उसको क्या बोल देते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लिबर्टी। मतलब कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, जब हम क्या करते हैं करंट एसेट में से करंट लिबर्टी को माइनस कर देते हैं। ये वाला, ये देखो उसमें फॉर्मूला बेसिस पे लिखा है, ऊपर लाइन बेसिस में, उसको क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब कि जितना टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया करंट एसेट में, जब वो हो जाता है ग्रोथ, जब उसमें से हम लिबर्टी को कम कर देते हैं तो ये हो जाता है नेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। बोलता है कि फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रेफर टू द मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट दैट इज कंटीन्यूअसली रिक्वायर्ड बाय द फर्म टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल एज ए पार्ट ऑफ द कैपिटल इज परमानेंटली ब्लॉक्ड इन करंट एसेट। ये बोलता है काफी बार ऐसा होता है कि हमें डे टू डे बिजनेस करने के लिए ना कुछ ऐसे करंट एसेट्स की जरूरत पड़ जाती है जो कि कॉन्टिन्यूसली हमें चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज चाहिए फिर 6 महीने बाद चाहिए या फिर 3 महीने बाद चाहिए, ऐसा नहीं होता। मतलब कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे वो हमें करंट एसेट चाहिए ही होता है हमें डे टू डे बिजनेस करने के लिए। तो उसमें वो जो पैसा लगा हुआ है उसी को हम बोल देते हैं फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को हम ऐसे भी इसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें भाई हमें पता है कि ये करंट एसेट हमें चाहिए चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है और ये हमेशा ही हमारे डे टू डे बिजनेस के लिए, इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई ये तो परमानेंट है, ये तो हटेगी नहीं, इसका तो खर्चा ऐड ही करके चलो, ठीक है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। बोलते हैं वेरिएबल वर्किंग कैपिटल रेफर फॉर द एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ओवर एंड अबव द फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल टू मीट सीजनल डिमांड और मीट सम स्पेशल नीड। बोलता है कि काफी बार ऐसे होता है कि कोई सीजनल डिमांड आ गया, ठीक है, या कोई स्पेशल नीड हो गई, मतलब कुछ भी कुछ अलग वजहों की वजह से क्या होता है कि जो हमें एक दो दिन में जो होता है, जो डे टू डे जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है, मतलब उस दिन हमें फंड ज्यादा चाहिए, तो उसको बोल देते हैं वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ठीक है।
तो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होगा? फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल वही होगा जो हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए कंटिन्यूअसली, ठीक है। वेरिएबल क्या हो जाता है? जब हमें फिक्स्ड के ऊपर हमें पता है कि फिक्स्ड इतना तो हमें चाहिए था, पर उससे भी कुछ रीजन आने की वजह से, जैसे कि अगर मान लो कि सीजनल डिमांड आ गई, तो भाई हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ जाएंगे। तो भाई अचानक से चेंज आ गया सीजनल आने की वजह से, हमें अब थोड़ा और फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। मतलब वो डिसाइड नहीं होता, वेरिएबल का डिसाइड नहीं होता कि भाई इतना चाहिए, वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। तो उसको बोल देते हैं वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब बोलता है कि इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आगे का लिखा है कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन से फैक्टर है जो ये डिसाइड करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, मतलब किसमें कम चाहिए, किसमें ज्यादा चाहिए, कब, ये कौन डिसाइड करता है? पहला बोलता है कि नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करता है। कैसे? बोलता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। बोलता है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे कि ये ट्रेडिंग कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल, नीड अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट बट रिक्वायर्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट पर्टिकुलरली स्टॉक एंड ट्रेड। बोलता है कि अगर देख लो कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है, जो मतलब ट्रेड करती है, वो क्या करेगी, उसको अपने फिक्स एसेट में उतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी उसे करंट एसेट में जरूरत पड़ेगी, बिकॉज भाई उसने ट्रेड करना है, उसको खुद का अपना उतना बड़ा चीजें लेने की है, फिक्स एसेट यूज करने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब उसे फिक्स एसेट यूज ही नहीं करने उतने सारे, तो उतनी इन्वेस्टमेंट ही करो। उससे ज्यादा कौन से एसेट यूज करने होते हैं? उससे ज्यादा करंट एसेट यूज करने होगा, तो ज्यादा उसको कहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगी? उसको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट लगेगी। वो बोलता है ऑन द अदर हैंड सर्विस फर्म्स लाइक ट्रांसपोर्ट कंपनी नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट लाइक अ मोटर व्हीकल्स बट रिक्वायर्ड अ टेंजिबल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बोलता है वहीं पे अगर कोई सर्विस फर्म है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अगर सर्विस फर्म में जो सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्ट कंपनी को, ठीक है, अब उसको क्या, उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में लगेगी? फिक्स एसेट में करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसको वर्किंग कैपिटल की जो खपत है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हमें बोलता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये बोलता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। हायर द स्केल ऑफ ऑपरेशन, हायर विल बी द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट लार्ज साइज फर्म विल डिपेंड मोर वर्किंग कैपिटल देन अ स्मॉल साइज फर्म। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है कि आप कितने, किस लेवल पे ऑपरेशन करते हैं, मतलब आपकी कंपनी बड़ी है कि आपकी कंपनी छोटी है, ठीक है। तो ये चीज डिसाइड करता है। देखो इस दिन सबको पता है, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़े स्केल ऑफ ऑपरेशन पे है, मतलब अगर कंपनी बहुत बड़ी, तो आपको सी बात है आपके खर्चे भी उतने ही होंगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। वहीं पे अगर आपकी कंपनी कोई छोटी है, ठीक है, छोटी है, स्मॉल लेवल पे काम करती है, तो आपको करंट एसेट्स आप कम यूज करोगे, जिससे क्या होगा कि आपको वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। मतलब कि यहाँ देखो मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है सब में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ताकि आपको अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे भूल भी जाए कि भाई क्या रिलेशन था, तो आपको अगर इतना भी याद है डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप इजिली वहां पे खुद अंदर की लाइन बना सकते हो, जिसमें लिखा है डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कि स्केल ऑफ ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब जब स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगी, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या है फैक्टर है? बोलता है सीजनल वेरिएशन। बोलता है सीजनल वेरिएशन ऑल्सो अफेक्ट द फॉर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एयर कंडीशनर, इट्स डिमांड रीच एट पीक ड्यूरिंग द समर मंथ्स एंड drop sharply during the winter period. Similarly, the demand for woolen garment arise during the winter only. Thus, the firm dealing in seasonal item will require a higher working capital during a busier season as compared to slack season, ठीक है। अब ये क्या बोलता है? बोलता है सीजनल वेरिएशन भी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिमांड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने दो एग्जाम्पल दिए, तो पहला तो एयर कंडीशन का दिया और दूसरा क्या दिया? वुलन गारमेंट। दोनों ही सेम है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसने बोला कि एयर कंडीशन की डिमांड कहाँ कब ज्यादा होती है? जब समर चलता है, जब गर्मी चलती है, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत कब पड़ेगी? समर में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। समर के बाद क्या होता है कि बाकी जब विंटर आती है तो एयर कंडीशन लोग कम खरीदते हैं, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की क्या हो जाएगी? हमें कम जरूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब आपकी जो सीजनल डिमांड होगी वो पीक पे होगी, मतलब कि एकदम ऊंचाई पे होगी, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही होगी आपके प्रोडक्ट की, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। अगर सीजन की वजह से अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जा रही है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो बिजी सीजन और स्लैक सीजन, ठीक है। बिजी सीजन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। स्लैक सीजन जब आपकी डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो हम उसको स्लैक सीजन बोल देते हैं कि सीजन की वजह से हमारे पास डिमांड नहीं हो रही है, ठीक है। फोर्थ फैक्टर क्या है? प्रोडक्शन साइकिल। बोलता है कि द टर्म प्रोडक्शन साइकिल रेफर टू द टाइम स्पेन रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन और रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। मतलब प्रोडक्शन साइकिल किसको रेफर करता है? वो टाइम स्पेन को, जितना कि हमें कितना टाइम लग रहा है एक रॉ मटेरियल को अपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। बोलता है द लॉन्गर टाइम स्पेन द लार्जर विल बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट
एंड वाइस वर्सा। बोलता है इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्शन साइकिल और वर्किंग कैपिटल में। हमें जितना ज्यादा टाइम लगता चला जाएगा प्रोडक्शन साइकिल में, मतलब टाइम कन्वर्ट करने में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, उतना ही ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती चली जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में क्या बोलता है, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर टू द अप्स एंड डाउन ऑफ द इकोनॉमी। बिजनेस साइकिल, देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्शन साइकिल और बिजनेस साइकिल दोनों ही सेम लगता है, बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है कि हमें कितना टाइम लग रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने, क्योंकि यहाँ देखो प्रोडक्शन लिखा है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, बिजनेस क्या होती है, बिजनेस अप्स, बिजनेस कैसे चलता है, अप्स एंड डाउन चलता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल क्या होती है कि भाई इकोनॉमिक में कैसा अप एंड डाउन आ रहा है, मतलब कि इकोनॉमिक अच्छी चल रही है कि इकोनॉमिक खराब चल रही है। वैसे बोलता है कि इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक बूम, जब इकोनॉमिक बूम पे है, मतलब कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, द सेल ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, हैंस द फर्म इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एंड बुक डेट्स आल्सो विल इंक्रीज। बोलता है जब इकोनॉमिक बहुत अच्छी चल रही है तो सेल भी बहुत अच्छी होगी, जब सेल अच्छी होगी तो जो कंपनी है उसको कहीं ना कहीं अपने स्टॉक्स में, इन्वेंट्रीज में, सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज क्या होती है, करंट एसेट होती है, मतलब कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज अ रिसेशन इन द इकोनॉमिक, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर इकोनॉमिक में रिसेशन आ गया, मतलब इकोनॉमिक अच्छी नहीं चल रही है, सेल विल डिक्लाइन कॉन्स्टेंटली, द फर्म इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री एंड बुक डेट आल्सो भी डिक्लाइन। मतलब कि क्या होगा, कंपनी की सेल कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी तो वो कहीं पे भी इन्वेंट्री उन्ट्री स्टॉक में सब में इन्वेस्ट करना कम कर देगी, इससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, देखो ब्रैकेट में लिखा है डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अगर बिजनेस साइकिल में अगर बूम पीरियड चल रहा है, मतलब बहुत अच्छी इकोनॉमिक चल रही है, तो भाई हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चल लगेगी। अगर इकोनॉमिक साइकिल कम चल रही है, मतलब रिसेप्शन खराब चल रही है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोलता है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म। बोलता है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म आल्सो हैव अ बेयरिंग ऑन इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। Higher the credit sale or higher the credit period allowed by the firm to its customer, higher will be the book debts, are consequently higher will be the working capital requirement. ये बोलता है कि अगर मान लो कि क्रेडिट पॉलिसी, मतलब कि फर्म की क्रेडिट पॉलिसी कैसे, अगर जो फर्म है वो क्या कर रही है, वो सेल, मतलब जो सेल दे रही है वो हाई क्रेडिट पे दे रही है, मतलब कि सेल ज्यादातर क्रेडिट पे दे रही है, अपने कस्टमर को बहुत अच्छा क्रेडिट दे रही है, मतलब कि उधार देती जा रही है। सेल भी ज्यादातर उधार पे कर रही है, अपने कस्टमर को भी जो उधार देने का पीरियड है वो भी ज्यादा ज्यादा दे रही है। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी, उसके पास पैसा तो आएगा नहीं, तो भाई उसी से तो पैसा था, जब उसके पास पैसा नहीं आएगा लेकिन उसे आगे तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, तो भाई उससे क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर वहां पे कहीं ना कहीं क्रेडिट ज्यादा देने लग जाएगी कंपनी, तो उसे कैपिटल, जो अपनी वर्किंग कैपिटल है वो भी उसको कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ जाएगी ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे नेक्स्ट है कंपटीशन। बोलता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर आल्सो अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। When the competition is tough, a large inventory of finished goods is essential to serve the customer without a delay. Otherwise, the customer will move to other manufacturer. Further, the liberal credit terms are usually offered to attract customer in highly competitive market. Thus, in competition market, the firm working capital required will be higher because of large amount of fund tied up the finished goods and inventory. देखो सिंपल सी चीज है, देखो अगर देखो, जो अगर हम देखें तो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल को हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जैसे अगर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज है उसको अपना जो फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है उसको पहले से ही रेडीमेड रखना होगा कि भाई जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड है वो तुरंत प्रोडक्ट की सप्लाई करने लग जाए। ठीक है, और वो अगर ये वेट करता रहेगा कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड आएगी मैं तब बनाऊंगा तब मैं उसे करूंगा, तब तक तो दूसरी जो कंपनी है वो तब तक उसको सप्लाई कर देगी, तो आपको तो इससे घाटा होने लग जाएगा। तो भाई वो जो आपको मैनेज करके रखनी है इन्वेंट्री, जो स्टॉक इकट्ठा करके रखना, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल लगेगी। तो इससे क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है तो आपको वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए होगी, अगर आपका कंपटीशन कम है आपके प्रोडक्ट का तो आपको वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। बिकॉज आपको पता है कि अगर आप थोड़ा लेट भी दोगे प्रोडक्ट तो कस्टमर आपके लिए खड़ा रहेगा, बिकॉज उसके साथ का कोई दूसरा है ही नहीं प्रोडक्ट उसको पहुंचाने वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। बोलता है इफ लिबरल क्रेडिट टर्म्स आर अवेलेबल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ goods, the need for the working capital will be less. Similarly, a firm enjoying overdraft facility from the bank will need less working capital than such a facility. बोलता है कि ये बोलता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब कि अगर कंपनी के पास उधार लेने की क्षमता है, मतलब कि अगर कंपनी को जो जहां से वो गुड्स लेता है अगर वो उसको उधार दे देता है, ठीक है, या उसके पास बैंक ओवरड्राफ्ट का सिस्टम है कि वो बैंक के पास जाके अपना
ड्राफ्ट डिपॉजिट करा के पैसे ले सकता है या उधार ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जा रही है कैश की, तो इससे क्या होगा कि उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ऐसी हो जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर कंपनी के पास ये क्षमता है कि वो कहीं ना कहीं से उधार कर सकती है, उधार इकट्ठा कर सकती है, तो वो वर्किंग कैपिटल नहीं अरेंज करेगी, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैंने उधार ले लिया तो मैं 1-2 महीने के बाद ही उसको चुकाऊंगा, तो वो तब तक उसका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर उसके पास उधार लेने की क्षमता ही नहीं होगी, वो सिर्फ अपने ही फंड पे अरेंज है, तो उसको कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल अरेंज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बोलता है ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस विल ऑल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अ फर्म दैट एक्सपेंड बिजनेस एक्टिविटी विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे भी बोलता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि भाई अगर किसी बिजनेस को ग्रोथ करना है, एक्सपेंस करना, तो आफ्टर सी बात है उसको एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अगर उसको एक्सपेंस नहीं करना, ग्रोथ नहीं करना, तो उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बोलता है इफ द रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट द फर्म कैन मैनेज विद स्मॉल इन्वेंटरी। हाउएवर इफ द अवेलेबिलिटी इज irregular, then the firm, in order to ensure uninterrupted flow of production, would have to accumulate stock as when they are available and carry inventory as an average। ठीक है, ये बोलता है कि देखो, ये बोलता है कि भाई रॉ मटेरियल देखो, हम जब भी कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो भाई वो रॉ मटेरियल से ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है। जब उसके बाद रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो वो फिनिश गुड्स कैसे बनाएगी। ठीक है, तो वही चीज बोलता है कि अगर कंट्री में, अगर आपके इकोनॉमिक में अगर जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही थोड़ा है, ठीक है, आपको जल्दी से नहीं मिल रहा है या आपको टाइम लगता है कि आपको ढूंढना पड़ता है, जिससे कोई भी रीजन की वजह से अगर आपको रॉ मटेरियल बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको वो रॉ मटेरियल पहले से एडवांस में रखना होगा, ताकि आपकी जो वो काम जो आपका प्रोडक्शन चल रहा है वो विदाउट अनइंटरप्टेड चले, मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से चलता ही चला जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको स्टॉक अरेंज करना पड़ेगा, स्टॉक अरेंज करना पड़ेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल हाई लगेगी। अगर आपको इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है कि जब चाहे तब आपको मिल जा रहा है, तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक अरेंज करने की, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल आपको कम लगेगी। तो इससे क्या हो जाता है, ये बोलता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब आपको वर्किंग रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, मतलब कम मिल रहा है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जब आपको रॉ मटेरियल हाई मतलब कि ज्यादा मिल रहा है, मतलब आराम से मिल जा रहा है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। बोलता है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नेक्स्ट है। बोलता है कि ऑपरेटिंग efficiency relate to the optimal utilization of available resources. Management can use the effective utilization of resources by limited basis. This will increase the firm operating efficiency, will in turn reduce the fund required to be blocked in working capital। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी देखो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, मैं लिखा हुआ। ठीक है, ये क्या बोलता है, बोलता है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि भाई आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको बहुत अच्छे से यूज करो, ऑप्टिमली यूज करो। ठीक है, अगर मैनेजमेंट के पास ये काबिलियत है कि वो जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उसको ऑप्टिमली यूज कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम तक चलेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा टाइम तक रिक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, मैनेजमेंट क्या कर रही है, वेस्टेज करती चली जा रही है, जो फंड्स और जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वो क्या होगा, वेस्ट करने से जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक पहले से ही प्रीपेड रखना होगा। इससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल हाई लगेगी। ठीक है, मतलब हाई है मतलब ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्या है, प्राइस लेवल चेंजेस। ये बोलता है चेंजेस इन द प्राइस लेवल आल्सो अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। राइजिंग प्राइस कंप्लीट द फार्म टू मेंटेन अ हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज मोर फंड विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी। बोलते हैं कि अगर प्राइस में चेंज आने लग गया, ठीक है, अब देखो कोई चीज अगर प्राइस में चेंज आने लगा, तो ऐसा आपने करंट एसेट मैनेज करना है, अपने फंड ही राइज करना है, तो पहले जो आपको किसी शायद थोड़े रेट पे मिल रहा होगा, अब ज्यादा पे मिल रहा होगा वही फंड। तो वही चीज बोलता है कि अगर आपको पता लग रहा है कि प्राइस बढ़ गया है इकोनॉमिक में, तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी ज्यादा पैसा पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक चीज के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ जाएगा, तो भाई आपको फिर वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगानी पड़ जाएगी। ठीक है, अगर आपको पता है कि इकोनॉमिक में प्राइस कम चल रहा है तो हर एक चीज का, ठीक है, तो कम लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मैंने मैंने रॉ मटेरियल खरीदना था, ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसका क्या हुआ कि माना गया कि वो रॉ मटेरियल पहले 10 रुपए का मिल रहा था। ठीक है, तो आपको कितने फंड की जरूरत होती थी, 10 रुपए की जरूरत होती थी, फिर वो प्राइस रॉ मटेरियल का 10 से बढ़ के 20 रुपए का हो गया, तो अब आपको कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, 20 रुपए की। मतलब कि प्राइस के बढ़ने से आपकी वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ये बोलता है इंडस्ट्रीज दैट मोर प्रोन टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट वुड रिक्वायर टू एडिशनल वर्किंग कैपिटल। बोलता है कि जिन कंपनीज में या
जिन फैक्ट्री में ज्यादातर स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है, मतलब कि वो लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं या वो धरने लगाने लग जाते हैं, तो उन कंपनियों में बहुत ज्यादा उनको खर्चा पड़ता है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं कंपनी रोकनी पड़ती है, अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ता है, तो वो सब चीजों के लिए उनको वर्किंग कैपिटल की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपको फैक्टर अच्छे से मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे। मैंने यहाँ पे स्पेशली देखो ब्रैकेट में डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे लिखा कि अगर आपको वहां पे जाकर अंदर का ये पैराग्राफ भी ना याद रहे, अगर आपको भूल भी जाए, ठीक है, काफी बार ऐसा होता है ना कि हम इतना नहीं याद लगा के से तुक्के से नहीं समझ पाते हैं कि भाई रॉ मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फिर वर्किंग कैपिटल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रट्टा मार लिया और साथ में रट्टा मार लिया इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट का रट्टा मार लिया, इनडायरेक्ट का आपको पता ही है कि भाई एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाएगी, बस उसका वही चीज लिख दो। जैसे यहाँ पे देखो प्राइस लेवल मतलब डायरेक्ट से क्या होगा कि दोनों एक ही साथ एक ही तरफ मूव करेंगे, या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों कम होगी, बस ऐसे ही आपको याद करना और ऐसे ही आप अंदर से लिख देना। ठीक है, आगे क्या आगे क्या अप्रोचेस टू द एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की अप्रोचेस क्या है एस्टिमेट करने के। बोलता है कि दो अप्रोचेस है, पहला क्या है टोटल बेसिस, दूसरा क्या है कैश बेसिस। ठीक है, टोटल बेसिस और एक आता है कैश कॉस्ट बेसिस। ये क्यों माना गया, ये क्यों अप्रोचेस हुआ, बोलता है कि जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं, मतलब कि रिक्वायरमेंट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, भाई हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, किस चीज के लिए कितनी चाहिए, तो हर चीज के लिए अलग अलग वर्किंग कैपिटल लगती है। जैसे परचेज रॉ मटेरियल के लिए अलग, वेजेस के लिए अलग, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए अलग, तो हर किसी के। तो वो बोलता है कि भाई वो हम जब कर रहे थे तो हमने देखा कि हम दो मेथड यूज करते हैं, मतलब कि दो तरीकों से हम उन चीजों की एस्टिमेशन करते हैं। पहला तो टोटल बेसिस था, दूसरा था कैश कॉस्ट बेसिस। इसमें क्या बोलता है, इसमें पहले देखो टोटल बेसिस में क्या बोलता है, अंडर दिस अप्रोच द वर्किंग कैपिटल इज एस्टिमेटेड बाय कंसीडरिंग ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। बोलता है टोटल बेसिस में क्या बोलता है कि वो बोलता है कि इसमें क्या करते थे हम, सारे ही कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट इंक्लूड कर लेते थे। मतलब टोटल कॉस्ट कैसे होती है, टोटल कॉस्ट में ऐसा होता है कि कैश, नॉन कैश, प्रीपेड, एडवांस, मतलब सब कुछ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं टोटल कॉस्ट में। ठीक है, तो बोलते हैं कि टोटल कॉस्ट में क्या बोलता है कि जो बोलता है टोटल बेसिस में क्या करते थे कि वर्किंग कैपिटल को हम एस्टिमेट करते थे, क्या करते थे कि सारी कॉस्ट्स को इंक्लूड कर देते थे, मतलब कि इनफैक्ट डेप्रिसिएशन को भी हम इंक्लूड कर देते थे। ठीक है, तो ये क्या बोलता था, फर्दर द डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। बोलता था जो डेटर होते थे वो किसके ऊपर बेसिस होते थे, कैलकुलेट होते थे सेलिंग प्राइस के ऊपर होते थे। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कैसे आता है, देखो सेलिंग प्राइस कैसे आता है, मैं पेंसिल से लिखा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके आता है। ठीक है, अब डेटर क्या होते थे, डेटर ये होते थे जब हमें किसी को कोई प्रोडक्ट लिया हमने, ठीक है, जैसे सप्लायर था तो उसने हमें कोई चीज उधार पे दी, ठीक है, तो हमने उसको पैसा दिया। ठीक है, तो अब ये होता है कि हमने बेचा, तो जो हम डेटर को कैलकुलेट कर रहे थे तो हम उसमें एक तो जितने का हमें कॉस्ट लग रहा था उस प्रोडक्ट का हमने वो भी जोड़ा, और उसमें हमने वो भी जोड़ दिया कि हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो इससे हम क्या करते थे, ऐसे हम डेटर को मैंने कैलकुलेट करते थे, और डेटर को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी चीजें थी वो सब क्या किसके ऊपर बेसिस होती थी, ऑल कॉस्ट्स के ऊपर होती थी, जिसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता था। कैश कॉस्ट बेसिस में क्या बोलता है कि अंडर दिस अप्रोच द वर्किंग कैपिटल इज एस्टिमेटेड बाय कंसीडरिंग ओनली कैश कॉस्ट इनकरेंट। बोलता है कैश कॉस्ट में क्या बोलता था कि ये टोटल बेसिस का थोड़ा सा अलग हो जाता था। टोटल बेसिस में हम सारी टाइप के कोर्सेज, मतलब कि कैश, नॉन कैश, सारी की टाइप के कोर्सेज हम इंक्लूड कर लेते थे, लेकिन कैश कॉस्ट में क्या बोलता था कि हम सिर्फ कैश कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, मतलब वो वाले खर्चे कंसीडर करेंगे जिसमें हमें कैश पे करना है। ठीक है, जिसमें मतलब हमने सिर्फ कैश पे करना, हमने उसको कंसीडर करेंगे। बोलता है 10 डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूड। जब हमने कैश वाले ही खर्चे इंक्लूड करना तो डेप्रिसिएशन आपका कैश में होता नहीं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, डेप्रिसिएशन कोई देख सकता नहीं, उसके लिए आप पैसा मतलब वो पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो बोलता है जब आपने कैश के बेसिस पे ही कॉस्ट को एस्टिमेट करना तो आपको फिर डेप्रिसिएशन आपने निकाल दी, डेप्रिसिएशन में कैलकुलेटिंग करनी। प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो नॉट कंसिडर वेल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेटर। वैसे ही आप जिसको जब कॉस्ट कैश वाले ही ले रहे हो तो वैसे ही बोलता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जो हम प्रॉफिट यहाँ पे सेलिंग प्राइस में कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट ऐड करते थे ना, तो वो वाला प्रॉफिट भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे जब हम डेटर को ऐड करेंगे। मतलब डेटर किसके ऊपर सिर्फ कैलकुलेट होगा, सिर्फ कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट वाला हिस्सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन और ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको आ गई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।